are starting with the second chapter, that is with NCERT, the chapter Sectors of Indian Economy. अब सबसे पहले बिफोर आई स्टार्ट एनी चैप्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल बोथ, मतलब कि आप लोगों को कि ये चैप्टर जैसे डेवलपमेंट में यू हैव द क्वेश्चंस क्राइटेरिया ऑफ वर्ल्ड एंड यूएनडीपी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सेकेंड क्वेश्चन जो उसमें से सबसे ज्यादा रिपीटेड रहा है वो है द अर्थ जो है इट डजंट सीम द बाउंड्री, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट। लेकिन इस चैप्टर से you have this chapter is divided into different sectors on the basis of goods and services it provides. Second is on the basis of ownership, on the basis of working condition. तो ये तीन इसमें कंसेप्ट है, and how do they contribute to the Indian economy? So if I say from the board point of view, this chapter has more weightage than the first chapter, I'm not wrong. ठीक है, तो सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में हम क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट, एनीथिंग दैट वी डू, कुछ भी हम करते हैं, लाइक आप पढ़ रहे हो, मैं पढ़ा रही हूं, ठीक है, तो जो आप पढ़ रहे हो ना, दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब जो मैं पढ़ा रही हूँ वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। So whatever we are doing, whether I am teaching, whether I am cooking, whether I am sleeping, they are all actions, verbs. इनको हम डिवाइड करते हैं इनटू इकोनॉमिक, यानी कि जिससे हमें रेगुलर इनकम मिलता है, द इनकम विच इज एडेड टू द जीडीपी ऑफ एनी कंट्री, which is done on a regular basis. And the second one is the non-economic activities, यानी कि एनीथिंग, जैसे हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, हम किसी को दान देते हैं मंदिर में, all of them are non-economic, which we do out of love, sympathy, patriotism. तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है हमारी, which adds to the GDP of a country, उनको हम अलग अलग तरीके से डिवाइड करते हैं। सबसे पहला हमारा 3 मार्कर क्वेश्चन आता है, दैट इज डिवाइड इट ऑन द बेसिस ऑफ द गुड्स और सर्विसेज, जिस तरीके का उसमें से सामान आता। तो प्राइमरी, एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड एक्टिविटीज, यानी कि फॉरेस्ट्री या डेयरी फार्मिंग, दे आर ऑल प्राइमरी, जिसमें हम नेचर से सब कुछ जो है एक्सप्लॉइट करते हैं। सेकेंड इज सेकेंडरी, यानी कि जिसको हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहते हैं, जिसमें हम बिल्ड करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, जिसके अंदर हम मिट्टी से ईंट बनाते हैं, जिसमें हम कॉटन सीड से कॉटन बनाते हैं। एंड द थर्ड वन इज टेरिशरी, जिसको हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, यानी कि हमारा ट्रांसपोर्ट, हमारा एडवर्टीजमेंट, बैंकिंग, ये सब हमारा जो हेल्प करेगा फर्स्ट 2 सेक्टर्स। फिर सेकेंड हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं द इंटरडिपेंडेंस ऑफ दीज 3 सेक्टर्स, यानी कि ये जो तीनों सेक्टर्स हैं ये आपस में एक दूसरे से डिपेंडेंट है। यानी प्राइमरी जो है दैट प्रोड्यूसेस द रॉ मटेरियल फॉर सेकेंडरी, सेकेंडरी जो है इट प्रोड्यूसेस द थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर प्राइमरी, लाइक आपका एग्रीकल्चरल टूल्स, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स। एंड जो टेरिशरी है दैट हेल्प्स थ्रू ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, एडवर्टीजमेंट, स्टोरेज, इन दोनों को जो है वो हेल्प करता है फॉर डेवलप। फिर जो नेक्स्ट हमारा इस चैप्टर में आता है वो है दैट पहले द इंपॉर्टेंस ऑफ टेरिशरी सेक्टर, यानी जो हमारा प्राइमरी एंड सेकेंडरी है दे आर डिपेंडेंट ऑन टेरिशरी, और जिस कंट्री की टेरिशरी ज्यादा अच्छी होती है दैट कंट्री कम्स अंडर डेवलप्ड वन। और डेवलप्ड और डेवलपिंग की हमने डेफिनेशन पहले वाले चैप्टर में कर लिया। तो पहले हमारा जो जितने भी हमारे गुड्स होते थे दे वर इन द प्राइमरी,
and there used to be a system called exchange यानी कि barter system. Then जब industries आ गई तो these industries started producing the things and they were sold out in the local. But now for the past 100 years, tertiary sector has become more important because now we need tourism, we need health, we need education, we need IT sector, और ये सारी जो चीजें हैं पोस्टल एंड टेलीग्राफ, ये सारे जो सिस्टम है these are produced by the tertiary industries only. So with the rising income we need more facilities and ये facilities हमें देती है tertiary. अब ये तो हमने पढ़ा कि ये तीनों क्या बनाते हैं और इनकी क्या इंपॉर्टेंस है. But if we see that what is the importance of agriculture, tertiary and manufacturing in the employment, अगर हम एम्प्लॉयमेंट में देखते हैं कि भाई इनमें से सबसे ज्यादा नौकरी किसमें है, तो आज भी हमारा जो प्राइमरी सेक्शन है उसमें सबसे ज्यादा हमारी जॉब है 54%, सेकेंडरी अराउंड 25 एंड द रेस्ट इज इन टेरिटरी. वेरस अगर हम डेवलप करना चाहते हैं तो वी नीड टू डेवलप द टेरिटरी सेक्टर्स इन द एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि इनमें सैलरी ज्यादा होती है. इन द प्राइमरी सेक्टर the wages are very less and the employment is also unstable, temporary. अगर हम जीडीपी देखें तो सबसे ज्यादा हमारा टेरिटरी है, फिर हमारा सेकेंडरी और प्राइमरी है, लेकिन अगर हम नौकरी देखें तो प्राइमरी हमारा सबसे ज्यादा. The next is, as I said, that the employment is more in primary, there is one more thing that is unemployment. यानी लोग नौकरी करना चाहते हैं, बेरोजगारी, but they don't find jobs, and this is very common in rural area, this is very common in urban area. हम पढ़े लिखे हैं, हम डॉक्टरेट हैं, हम बीएड हैं, but we don't get the good jobs. Sometimes the jobs are there, लेकिन हम technically we are not qualified for that. And in the rural areas, there is one thing which is called as a type of one, that is disguised unemployment and seasonal unemployment. और ये वाला जो डिफरेंस है ये हमारा आता है 3 मार्क्स में, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. डिस्गाइज मतलब मुंह छुपा के, हिडन, यानी you may think the person, the family is working, 4 of the people are working in a farm, चारों काम कर रहे हैं. अब अगर आप सोचो कि 4 जने आपके घर में काम करते हैं तो सैलरी सबकी अगर 1-1 लाख है तो घर में कितना पैसा आएगा? 4 लाख. बट इन डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट वो 4 लोग काम तो कर रहे हैं, लेकिन एम्प्लॉय जो पैसा आता है वो सिर्फ एक ही का आता है, बिकॉज जो बाकी 3 वहां पर लगे हुए हैं दे आर नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज दे डोंट हैव एनी अदर वर्क. तो वो सिर्फ हाथ बटा रहे हैं. उनका जो हाथ बटाना है ना, दैट डजंट ऐड टू द जीडीपी, उनसे कोई एक्स्ट्रा कमाई नहीं होती. एंड अगर गवर्नमेंट उसके लिए कुछ स्कीम स्टार्ट करती है और वो 3 जने वहां दूसरी जगह जाकर काम करें तो दे में एड एक्स्ट्रा इनकम. सेकेंड इज सीजनल. सीजन वायरल है, सीजन है मतलब किसी एक सीजन में ही. जब मिट्टी आपकी टिल होती है, मिट्टी तैयार होती है, तो एट दैट टाइम देयर इज वर्क. हार्वेस्टिंग होती है, सीड सो होते हैं, तब भी आपका काम होता है. बट व्हेन देयर इज, जब पानी डालना होता है, ग्रो कर रहा होता है, उस वक्त में देयर इज नो वर्क फॉर द फार्मर्स.
and during that particular season they are unemployed. Some of the people they shift to लोकल सिटीज में आ जाते हैं, वहां रिक्शा पुलर या कुछ ऐसा काम करते हैं छोटा मोटा, और जब हार्वेस्टिंग का सीजन होता है तो वापस चले जाते हैं। आप देखना अपने घर के आसपास में जो गार्ड वगैरह होते हैं वो बोलते हैं कटाई थी ना तो हम चले गए। बोथ ऑफ द काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आर मोर इन रूरल। नाउ ये तो हमने पढ़ा प्राइमरी सेकेंडरी और टेरिशरी, यही सेक्टर्स, काम यही है, लेकिन इसको हम डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग कंडीशन। बहुत 3 मार्कर क्वेश्चन, और इसमें आता डिफरेंस बिटवीन या आइडेंटिफाई, या तो डिफरेंस आता है या फिर आइडेंटिफाई। आपको सारे कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिए जाते हैं और आपको बताना है कि वो कौन सा सेक्टर है, एंड दैट इज आपका ऑर्गेनाइज्ड एंड डिसऑर्गेनाइज्ड कह लो या अनऑर्गेनाइज्ड कह लो, दोनों एक ही बात। ऑर्गेनाइज्ड यानी कि प्रॉपरली रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट, गुड पे, अच्छी सैलरी आपकी, प्लस पर्क्स। पर्क्स मतलब ग्रेचुटी, जब आप रिटायर होते हो आपके रिटायरमेंट बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, पेंशन मिलती है, आपको पेड लीव मिलती है, और आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं। इन द अनऑर्गेनाइज, जैसे घर के पास में शॉप है, जितनी भी आपके शॉप्स हैं, टिक्की वाला उसके पास में जो छोटू काम कर रहा है, ये सब आपके अनऑर्गेनाइज्ड है। दे आर नॉट रजिस्टर्ड विद एनी गवर्नमेंट, दे डोंट हैव रेगुलर पे, कोई पे का सिस्टम नहीं होता है, दे डोंट हैव एनी बेनिफिट्स एंड नो लीव। आज नहीं गए बस नौकरी गई। और इसीलिए, और हमारे ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं इवन इन द फैक्ट्रीज, जो आपके डेली वेजर्स होते हैं, यानी कि जो रोज आकर काम करते हैं, शाम को पेमेंट लेते हैं, घर चले जाते हैं। देयर इज लॉट्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन इन द डिसऑर्गेनाइज सेक्टर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई एक्ट्स बनाए हैं, लाइक फॉर आपकी फैक्ट्री एक्ट, पीपीएफ एक्ट, वेजेस एक्ट, बट still the exploitation is there. अगर गवर्नमेंट जो है it takes some steps to create employment, अगर गवर्नमेंट कुछ स्टेप्स लेती है, लाइक वो टूरिज्म को प्रमोट करें, अगर हम टूरिज्म को प्रमोट करते हैं तो अराउंड 35 लाख जॉब्स हमारे आ सकते हैं, वो एरिया डेवलप हो सकता है, वहां पे जो लोकल आर्टिजन्स है उनको फायदा मिल सकता है। हेल्थ, अगर हेल्थ सेक्टर को करते हैं तो हेल्थ हमारा इंप्रूव होगा, डॉक्टर्स आएंगे, नर्सेज आएंगी, आपके मिडवाइफ्स आएंगे, उसको बनाने के लिए मेजन्स आएंगे, वहां पर और स्टाफ आएगा। एजुकेशन सिमिलर। तो अगर गवर्नमेंट इन तीनों सेक्टर्स को डेवलप करे तो एम्प्लॉयमेंट कैन बी क्रिएटेड इवन इन द रूरल एरियाज। हमारे ऐसे कई रूरल एरियाज हैं जहां पर देयर इज नो फैसिलिटी ऑफ एनी हेल्थ। देन गवर्नमेंट ऑलरेडी हैज टेकन अ स्टेप कॉल्ड नरेगा। ये आपका 3 मार्कर क्वेश्चन है एंड वेरी रिपीटेड इन 9th and 10th बोथ। नरेगा को हम महात्मा गांधी नरेगा कहते हैं, विच वॉज लॉन्च्ड इन 2005, एंड अकॉर्डिंग टू दैट there is 100 days guaranteed employment in the rural areas। अगर इंसान ने अपने आप को ग्राम सभा में रजिस्टर कर रखा है एंड वो जो डिस्ट्रिक्ट है दैट इज कमिंग अंडर द नरेगा, देन आपको जो है 100 डेज की गारंटेड एम्प्लॉयमेंट मिलती है। इसमें 1/3 ऑफ द जॉब्स आर रिजर्व्ड फॉर विमेन। इसमें खासियत क्या है कि विमेन के लिए 1/3 ऑफ द जॉब्स है, विद इन द 15 किलोमीटर रेडियस आपको जॉब मिलती है, एंड इफ
गवर्नमेंट फेल्स टू प्रोवाइड द जॉब, अगर जॉब जो है वो नहीं दे पाती है, देन इट गिव्स वेज अलाउंस। ये आपके सारे के सारे पॉइंट्स, चाहे आपका पेपर में क्वेश्चन 3 मार्क का हो या 5 का, सारे के सारे पॉइंट्स आए, चाहे वो 3 का क्यों ना हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो द गवर्नमेंट कैन टेक सर्टन स्टेप्स, ऑलरेडी स्टेप्स लिए हैं, लेकिन कुछ स्टेप्स वो और भी ले सकता है, राइट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द सेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। सेक्टर्स वही है, एग्रीकल्चर, सेकेंडरी और टेरिशरी, लेकिन इसी को अगर कोई इंडिविजुअल जो है वो ओन करता है, जैसे रिलायंस है, इट इज ओन्ड बाय व्हाट यू कॉल एज मिस्टर अंबानी एंड अदर पीपल। इंडिविजुअल हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ पीपल हो सकते हैं जो ओन करते हैं, प्राइवेट। देन सेकेंड इज गवर्नमेंट, यानी कि पब्लिक सेक्टर। गवर्नमेंट वाले को हम क्या बोलते हैं? पब्लिक सेक्टर। और ये आपको आइडेंटिफिकेशन में आता है, ये वाला क्वेश्चन, दिस कम्स अंडर आइडेंटिफिकेशन। उसको हम पब्लिक सेक्टर क्यों बोलते हैं? बिकॉज उसमें जो भी सामान बनता है दैट इज फॉर द बेनिफिट वेलफेयर ऑफ द सिटीजन्स। उसमें जो सामान होता है वो सस्ता होता है, रेलवेज। Whereas in the private, it may be expensive. It is for the profit making. It is for the profit making. And the government needs to improve the public sectors because हमारे यहाँ पर poverty level काफी है, and people if they want to afford things, then हमें वो चीजें सस्ती मिलनी चाहिए। And last but not the least is the joint sector, जो पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिलकर कर सकते हैं, दो प्राइवेट मिलकर कर सकते हैं, एक फॉरेन कंट्री, एक कंपनी और एक इंडियन कंपनी मिलकर कर सकते। इसमें आपके पेपर में आता है डैश पब्लिक, रिलायंस, प्राइवेट। यानी कि पब्लिक में आप कोई भी एक नाम लिख सकते हैं, लाइक सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, BHEL, इनमें से दोनों में से कोई एग्जाम्पल देख सकते हैं। या फिर कभी कभी आता है BHEL पब्लिक डैश प्राइवेट, कोई भी नाम लिख सकते हो, हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर इंडिया, रिलायंस, एनीथिंग, पतंजलि, यू कैन राइट, ये इसमें से आता है। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। क्यों स्टडी कर रहे हैं? इनमें से जो हमें इनकम मिलती है, दैट इनकम इज एडेड टू द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ अवर कंट्री, यानी कि हमारे देश के अंदर जो फाइनल गुड्स हैं, यानी कि जिसको हम कंज्यूम करते हैं एंड में। चीनी को हलवाई भी लेता है, चीनी को मैं भी लेती हूं, तो जो कॉस्ट होता है ना वो मेरे वाला लिया जाता है। क्यों? बिकॉज उसके बाद चीनी का कोई यूज नहीं होता। वेर इज जो हलवाई ले रहा है दैट इज इंटरमीडिएट, क्योंकि वो उसको यूज करेगा मिठाई में, फिर जब वो मिठाई बेचेगा तो उसके अंदर मैदे का, चीनी का, दूध का, जो चांदी का वर्क है, डब्बे का, सबका पैसा ऐड करके बेचता है। सो द फाइनल गुड्स जो हम सेल आउट करते हैं इन द मार्केट, उसकी वैल्यू को टोटल किया जाता है फ्रॉम प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिशरी, और आपका जो है GDP को काउंट किया जाता है। If you are taking humanities, if you are taking commerce in 11th standard और economics आप लोगे, तो उसमें आपको GDP, NP ये सब कैलकुलेट करना, it's going to be the numerical part in your economics, right? So this is what the chapter will deal about. Now I am going to start
the chapter along with NCERT. ऑलरेडी बहुत कुछ मैं बता चुकी हूं, जैसे मैंने बोला कि एन इकोनॉमी इज बेस्ट अंडरस्टूड व्हेन वी स्टडी इट्स कंपोनेंट्स। यानी अब हम जानते हैं कौन से कंपोनेंट है, अभी हमें पता है ट्रंप ने जो है टैरिफ लगा, लेकिन कौन से पे लगाया है, ये क्या शोर मच रहा है। ट्रंप ने 50% टैरिफ लगा दिया है, हमारा ये गुड्स ज्यादा किस पर लगेगा, हाउ इट इज गोइंग टू इफेक्ट एंड दीज थिंग्स। इफ यू आर स्टार्टिंग योर स्टार्टअप, यू आर गोइंग टू हैव योर ओन बिजनेस, यू आर गोइंग टू स्टडी इकोनॉमिक्स। मेरे ऐसे बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो आज इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहे हैं या कर चुके हैं। सो इफ यू आर गोइंग इन दैट, then you need to understand that how this is done. तो यही जो चीज है जो हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। हमें ये सारा जो इंफॉर्मेशन है, मतलब द जीवीए डेटा जो हमें मिला है, हमें कहां से मिलता है, हाउ डू वी गेट दिस। हमारे पास इकोनॉमिक सर्वे होती है। क्या होता है? इकोनॉमिक सर्वे। ये सब कुछ आपके 1 मार्कर में आप एक्सपेक्ट कर सकते, एंड वी डेवलप दीज। और कौन करता है ये सारा कुछ? 1 मार्कर क्वेश्चन में पेपर में आया हुआ है। पहले इसका नाम था नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, अब इसका नाम हो गया है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। इसको प्लीज लर्न करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये 1 मार्कर में आता है। सो फ्रॉम ऑल द एरियाज अक्रॉस इंडिया ये डेटा लिया जाता है और देन हम कैलकुलेट करते हैं व्हाट इज द जीडीपी ऑफ द कंट्री। आप देख सकते हो ऑन योर स्क्रीन, एक मिट्टी बना रहे हैं, ब्रिक। एक जगह पोस्टमैन है, एक जगह एक औरत सर पे लेके जा रही है, खेती बाड़ी हो रही है, यहां पर दुकान बेचे जा रहे। ऑल ऑफ दीज आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, राइट? So there are many activities that are undertaken by directly using natural. कुछ चीजें हम डायरेक्टली लेते हैं, जैसे मिट्टी से हमने आज मेरा मतलब कि मैं जो हूँ गार्डनिंग कर रही हूँ, आई गॉट ब्यूटिफुल स्पिनच, मैंने यूज किया, तो आई एम अ फार्मर, आई एम इन द प्राइमरी सेक्टर। बट इफ आई एम कन्वर्टिंग समथिंग like, let me show you. I am converting this ऊन into a beautiful table mat, यानी कि कंस्ट्रक्ट कर रही हूं। Here I am a manufacturer, और फिलहाल मैं आपको पढ़ा रही हूं सर्विस इंडस्ट्री टेरिशन। काम को जब हम उसके गुड्स के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं, दैट्स ऑन द बेसिस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दे प्रोवाइड। Take for example the cultivation of cotton. It takes place within a crop season. The growth of cotton plant will depend mainly but not entirely on natural factors like rainfall, sunshine, climate. The product of the activity is a natural product. फिर हम उसको यूज करते हैं later. The product then is, we depend on some biological process, like हमें दूध चाहिए. Then minerals and ores. So when we produce the goods by exploiting the natural resources, exploiting का मतलब यहां पर है by turning it, by using it, it's called as the primary sector. और प्राइमरी सेक्टर को हम एग्रीकल्चरल एंड एलाइड सेक्टर भी कहते हैं, ठीक है? व्हाट इज द अदर नेम? तो एग्रीकल्चर एंड, सिर्फ एग्रीकल्चर ही नहीं, डेयरी फार्मिंग, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, they are all primary. The secondary sector covers activities in which the natural products are changed into other forms. मैन्युफैक्चरिंग का मतलब सिर्फ फैक्ट्री नहीं है क्लास 10, इट्स ऑल्सो द कंस्ट्रक्शन। आप जो घर बना रहे हो वो भी आपका सेकेंडरी सेक्टर। It is the next step after primary
The product is not produced by nature, but it is made. There is some process. It could be a factory, workshop, home. For example, using cotton fiber from the plant. We spin yarn, weave clothes. By sugarcane, we make sugar or good. We convert earth into bricks or bricks into houses. This is called as secondary मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल सेक्टर भी इसको बोलते हैं. द थर्ड इज आफ्टर प्राइमरी एंड सेकेंडरी. देयर इज अ थर्ड कैटेगरी दैट फॉल्स अंडर टेरिशरी. ये जो है दीज आर द एक्टिविटी दैट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी. इनमें कोई गुड्स प्रोड्यूस नहीं होते हैं, बट दे आर सपोर्टिंग टू द प्रोडक्शन. जैसे ट्रांसपोर्ट जो है वो सामान को लाने में, लेके जाने में, लोगों को लाने में यूज करता है. बैंकिंग हेल्प करता है पैसा लोन में लेने के लिए, बैंक में डालने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, गुड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड इन द प्राइमरी और सेकेंडरी वुड नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड, sold in the wholesale and retail shops. At times, then we need a storage. Sometimes we need a phone, letter, communication, borrow money, banking, transport, storage, communication, banking, trade. यानी लेकर बेचना. Trading is something we buy and we sell it out. हमने जो है बल्क में खरीदा और बाद में हमने बेच दिया. So they generate services, and that is why we also called it as service sectors. Service sector also includes essential one. Example, teachers, अभी बताया था मैंने. Doctors, providing the services like waterman, washerman, barbers, cobblers, lawyers, या जो एडमिनिस्ट्रेशन में है, अकाउंटिंग में है, ATM booths, कॉल सेंटर्स, सॉफ्टवेयर कंपनीज, ये सब हमारे लिए टेरिशरी है. यानी दे ओनली प्रोवाइड द सर्विसेज. राइट. तो ये वाला जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिफरेंस, ये आपका कंपेयर वाला जो क्वेश्चन था, दिस केम इन 303. और ये वाला क्वेश्चन जो क्लासीफाई वाला ना, ये आइडेंटिफिकेशन में आया, दिस वन. तो नाउ लेट अस कंपेयर दीज थ्री सेक्टर्स. मतलब कौन सा सेक्टर से हमें क्या मिलता है. द वेरियस प्रोडक्शन एक्टिविटीज इन द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिशरी प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. सो वी हैव लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो यूज कर रहे हैं. यानी कि कितना कौन करता है, किस जगह पे कितने लोग काम करते हैं. व्हाट इज द जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, व्हाट इज द जनरेशन ऑफ प्रोडक्शन, एंड हाउ डू वी काउंट. कैसे पता लगता है पूरी इंडिया के अंदर इतना कुछ होता है. विथ so many thousands of goods and services produced, you might think it is impossible. No, it is enormous. To get around this problem, economists suggest the value of goods and services should be used rather than adding up the natural. Like, अगर 10,000 किलो of wheat is sold by 20, तो हमें 2 लाख को वैल्यू लेकर चलना चाहिए. इंस्टेड ऑफ 10, 20 ऐसे करके हम लेंगे तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट. देयर शुड बी वन प्रिकॉशन. यही आपके पेपर में एक बार आया है. Why the final goods are only taken? भाई अब देखो, अभी यहाँ पर एक वो है कि एक फार्मर who sold the wheat to a flour mill, आटे की चिक्की को उसने बेच दिया. ठीक है. The mill grinds the wheat, sells the flour to a biscuit company. The biscuit company uses the flour, sugar, oil and it makes biscuit. अब बिस्किट जब बेचता है, बिकता है, तो इट इज फॉर 80 रुपीज. अब अगर हम ये बोलते हैं कि फार्मर ने जो है फ्लोर बेचा था उसकी अलग से लेंगे, शुगर की अलग से लेंगे, एंड दोबारा जो हमने टोटल किया उसको भी लेंगे, दैट विल बिकम डबल काउंट.
और इसीलिए जिस गुड्स को हम डायरेक्ट यूज करते हैं, लाइक अगर फ्लोर को कंज्यूमर ने लिया, कंज्यूमर कौन है, हम लोग, एंड उसके बाद उसका कुछ नहीं होता, तो वो वाला वैल्यू यूज किया जाता है। लेकिन अगर उसी फ्लोर को कहीं बेचा गया है, तो जो एंड प्रोडक्ट होगा, बिस्किट होगा या मिठाई होगी, उसकी वैल्यू को लिया जाता। हर एक गुड को हम कैलकुलेट नहीं करते। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन वंस, एक ही बार आया था, व्हाई आर द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज काउंटेड इन कंट्रास्ट टू फाइनल गुड्स? गुड्स सच एज व्हीट फ्लोर आर इंटरमीडिएट, क्योंकि जब बिस्किट बनती है, मिठाई बनती है या रोटी बनती है, तो उसके अंदर हम रोटी, नमक, पानी सब कुछ ऐड कर रहे हैं ना। तो जब रोटी की जो हम पैसा देते हैं, वो हम सब चीजों का मिला के दे रहे हैं। वैसे जब हम आटा खरीदते हैं, तो हम आटा को ही यूज कर रहे हैं। इंटरमीडिएट गुड्स आर यूज्ड अप इन प्रोड्यूसिंग फाइनल गुड्स। द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स ऑलरेडी इंक्लूड्स, आपको जो आंसर लिखना है वो यही वाला लिखना है, सिर्फ इतना ही लिखना है आपको। Since value of all the goods already used has been put, hence the value of only the final good is calculated. और उसको हम बोलते हैं, अगर हम कैलकुलेट नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, डबल काउंट। वहां पर भी हम ऐड करें कि वहां से आटा 20 रुपए का बिका है, फिर हम लिख रहे हैं आटा 25 का बिका, लेकिन एक्चुअली जब वो बिस्किट बन के बिका था, तो उसमें ऑलरेडी एडेड है। To count the value of the flour and wheat is not correct, because we would be counting the value number of times. First as wheat, then flour, then biscuit. The value of final goods, ये आपके पेपर में 1 मार्कर क्वेश्चन है। The value of final goods and services produced in each sector during a particular year provides total production, and the sum of production in different sector is called GDP, gross domestic product. It is the value of the final goods and services within a country during a particular year. और जो हमारा जीडीपी होता है, उसी से हमें पता लगता है कि हमारी कंट्री की इकोनॉमी कितनी अच्छी है। Recently, Indian government began to bring out the contribution of 3 sectors towards GVA also. That is, GDP की जगह उन्होंने GVA, मतलब it also measures the contribution of sectors after adjusting for taxes and subsidies. ये सब आप 11th क्लास में, 12th में पढ़ोगे, राइट? नाउ व्हाट इज द हिस्टोरिक चेंजेस? अभी जैसे मैंने बताया, जब शुरू शुरू में हम लोग सब जिंगालाला हु थे, तब हम क्या करते थे, अपने पास में जो चीज है उसी को उगाते थे। अब ऐसा नहीं है ना, हमें उस वक्त में नॉलेज, ऐसा नहीं है, नॉलेज थी। मिडीवल टाइम्स की हिस्ट्री को पढ़ोगे ना, तो आप देखोगे लोगों पे, बट व्हेन इवोल्यूशन टुक प्लेस, तब कितना था, मेरे पास चावल है, आपके पास गेहूं है, मैंने एक्सचेंज कर दिया। मेरे पास टमाटर है, आपके पास कुछ और है, मैंने एक्सचेंज कर लिया। देन इंडस्ट्रीज आई, हमारी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ये चीजें हमारी जो है, कॉटन, पहले हम हाथों से कपड़े बनाते थे, फिर मिल मेड बनने लग गए, तो लोग उसमें ज्यादा हो गए। बट देन उसको यहां से दूसरी जगह पहुंचाना, स्टोरेज रखना, तो हमें टेरिशरी की जरूरत पड़ गई। Generally, it has been noted from the histories of many now developed countries that initial stages of development, primary was an important sector. As the method of farming changed and farmers began to prosper, produce more food, many people could now take other activities. Then there were craft persons, traders, buying and selling activities also increased. Besides, there were also transporters, army, administrator, but
They were all natural, or most people were also employed in that. Over a long time, that is over more than 100 years, exceptionally because new methods of manufacturing were introduced. फैक्ट्रीज आई हमारी एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में पढ़ोगे आप लोग. These people who had earlier worked on farm began to work in factories. They were forced to do because historical changes. People began to use more goods, जैसे आपके milk, clothes. Secondary gradually become more important. So there was a shift. Then ये आपके पेपर का क्वेश्चन अभी मैंने ऊपर भी लिखा था. In the past 100 years, there has been a shift from secondary to tertiary. It has grown more important, more people are employed. Why? Why it is over the period? Why this has changed? This is because ये हमारा GVA है. This will be your part of 1 marker और 4 marker. ये आपका है कि अगर आप 1977 और 78 में देखो तो ब्लू यानी कि एग्रीकल्चर आपका ज्यादा था, बीच में रेड यानी कि आपका मैन्युफैक्चरिंग, एंड फिर आपका जो था दैट वाज टेरिशरी. बट इन 2017 एंड 18 आपका ये कम हो गया है. मैन्युफैक्चरिंग भी थोड़ा बड़ा, बट टेरिशरी हैज रीच्ड 12. दिस शोज देयर इज tertiary is important and it is growing. ये आपका जो है क्वेश्चन आता है ऐसा क्वेश्चन 100%. So why tertiary is important? Why it is growing? ये आपका 3 या 5 में आता है और पॉइंट्स आपको पूरे लिखने whether it comes in 3 or 5. First, in the notes it is clearly given. There is no need of specifically यहाँ पर आपको उसे learn करने की. First, in any country, several services such as hospitals, educational institution, post and telegraph, police station, village admin, MCD, defense, transport, etc. are required. Yani they are services. So the government takes the responsibility. Secondly, the development of agriculture and industry. जैसे मैंने कहा कि स्टोरेज के लिए आपको वेयर हाउसेस की जरूरत है, पैसों के लिए बैंकिंग की जरूरत है. सो ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, स्टोरेज, तो वी ऑल नीड इट. थर्ड, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ गई है, आज से 30 साल पहले आप अपने पेरेंट्स से पूछो, कोई बच्चा अगर कोई चीज मांगता था तो इट वाज लाइक व्हाट. टुडे इट इज इंपॉर्टेंट. पहले बाहर जाकर खाना खाना एक पाप था. पाप मतलब बकायदा पाप था. हाँ, बाहर का खाना. आज मेरे ख्याल में जोमेटो और स्विगी तो मर जाएंगे अगर हम लोग खाना ना मंगवाए तो. मीन्स कभी ना कभी किसी ना किसी वजह से हम खाते हैं. अब मैं नीचे मतलब कि व्हेन आई स्टार्ट एट सी, इतने गोलगप्पों की दुकान होती है हमारे टाइम में. हम मतलब जब मैं छोटी थी तो थर्सडे को और सैटरडे को गोलगप्पे वाला भैया आता था. एंड इफ यू आर गोइंग टू द मार्केट वहां आप ले सकते, तो वहां पर एक ही गोलगप्पे वाला होता था. अब तो मुझे आई कांट इवन काउंट इट. मोमोज तो मैंने इस दुनिया में सुने ही नहीं थे पहले. बट नाउ इट इज अ हॉट केक. क्यों? Because now we have that money we spend, we can extra spend out. And today, yesterday I was talking to someone, कोई किसी से बात कर रही थी, तो वो कह रहे थे कि एक बच्चे को पालने के लिए उनको 30,000 रुपए की जरूरत है. मैंने कहा है? तो कहते हैं हाँ, स्कूल की फीस मिनिमम 10,000. कहते और अगर हम गुड़गांव शिफ्ट हो जाए वहां तो स्कूल की फीस ही 30,000.
फिर बच्चे को एक्टिविटीज भी करवानी है, उसको सामान भी लेकर देना है. सो नाउ एजुकेशन इज important. Health, it is growing. So third, income level rises, certain sections start demanding more services like eating out, tourism. आज अगर आप मुझे कहते हो कि मैम मैं भी 15, 16, 17 की छुट्टी में दुबई जाके आ रही हूँ, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. And if this was told by me when I was in 9th or 10th standard, the people would have seen me like this. My, वो बुर्ज खलीफा की तरफ मेरी तरफ ऊपर करके देख रहे होते. Because now people have that money, जिसको हम बोलते हैं, मतलब हम इकोनॉमिक टर्म्स में परचेसिंग पावर अब है हमारे पास. हमारे पास डिस्पोजेबल इनकम हमारी थोड़ी ज्यादा है. शॉपिंग, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट स्कूल्स, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, एंड दिस इज टेरिशरी आपकी. फोर्थ, ओवर द डिकेड न्यू सर्विसेज लाइक कम्युनिकेशन, जैसे आईटी. आज आप बिना फोन के रह सकते हो, 10 मिनट रह सकते हो, 10 मिनट बिना खाना खाए रहोगे, 10 मिनट अपने मोबाइल के बिना नहीं रह सकते. हैज बिकम इम्पोर्टेंट. इट्स नॉट इट इज फॉर गॉसिपिंग, इट इज फॉर ऑल द थिंग्स. आज स्कूल के टीचर्स, जिनको जब 10 साल पहले हम बोलते थे भैया स्कूल में जो बच्चा मोबाइल लाता उसके मोबाइल को मैं बंद करके रखती थी, टुडे इट हैज बिकम इम्पोर्टेंट, क्योंकि सारी की सारी हमें इंफॉर्मेशन मोबाइल से भेजनी पड़ती. Offices में one mobile was given to the most important person. Today, everybody is carrying 3 mobiles in their hands. It's important. So, however, you must remember, not all the service sector is growing. Service में तो बहुत सारे हैं. Teaching is there, lawyer is there. Some are growing, but some not. At one end, there are limited number of service जिसमें हमें skilled, educated people की जरूरत है. Engineering, medical, IT. Many, at the other end, there are people who are working as small shopkeepers, repair person, transport person, जिनके पास कोई सैलरी नहीं है. तो हम ये नहीं बोलेंगे कि सिर्फ सर्विस सेक्टर बढ़ रहा. पार्ट ऑफ सर्विस सेक्टर इज. अभी हमने पढ़ा था कि जो जो सेक्टर्स हैं, पहले एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है, इट वाज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर. देन अगर आप देखो बीच में रेड कलर इज सेकेंडरी एंड ग्रीन इज टेरिशरी. बट अगर हम इसी ग्राफ को 2017 और 18 में देखते हैं, तो हमारा जो टेरिशरी सेक्टर है, इट इज अराउंड 50%, 55%, एंड 35% अराउंड हमारा है मैन्युफैक्चरिंग, एंड द रेस्ट इज एग्रीकल्चर. लेकिन अगर हम इसको कंपैरिजन करते हैं सेक्टर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में, तो एग्रीकल्चर 71% पहले दे रहा था एम्प्लॉयमेंट टिल 1978. 17%, 11% was given by manufacturing and 18 was given by service. लेकिन अब 31 by tertiary, 25 by secondary, but still agriculture is the most prominent sector for employment. तो हम फिर अगर एग्रीकल्चर हमें इतना दे रहा है तो हम क्यों शोर मचा रहे हैं? दिस इज बिकॉज इन एग्रीकल्चर द वेजेस आर लेस, whereas in tertiary the person who is working in bank, lawyers, educationist, health workers की सैलरी काफी अच्छी होती है. सो वी नीड टू हमें जो है टेरिशरी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना, राइट? सो दिस इज द ग्राफ. ये ग्राफ आपके पेपर में आता है, आया है, ठीक है. वी वुड बी स्टार्टिंग with unemployment, disguised and seasonal, जो मैंने आपको भी बताया था, उसके बीच का डिफरेंस बिटवीन वो. then how we can create more employment, already I have spoken. tourism, education, then आपका द गवर्नमेंट का जो आपका
नरेगा सिस्टम है वो, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कैसे हम बढ़ा सकते हैं। देन ऑन द बेसिस ऑफ द वर्किंग कंडीशन, ये रहा देखिए आप नरेगा आपका। देन ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग कंडीशन, ऑर्गेनाइज्ड एंड डिसऑर्गेनाइज्ड, इसमें आपके दो तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। वन माइट बी आइडेंटिफिकेशन, ऑफ लेट ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आए हैं। एंड सेकेंड इज डिफरेंस बिटवीन, अगर डायरेक्ट आता तो डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज एंड डिसऑर्गेनाइज। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, प्राइवेट एंड पब्लिक, और इसमें आपका आइडेंटिफिकेशन ही आया है। मोस्ट ऑफ द टाइम दे हैव गिवन द आइडेंटिफिकेशन इन द सीरीज, कि ये वाली कंपनी जो है वो पब्लिक है, तो ये वाली कौन सी है, प्राइवेट। So that is the next half we would be reading in the next class, that is on Wednesday. And we would be more or less completing this chapter along with NCERT. Before I taken off, I would tell you each and every graph of this chapter is as important as the chapter itself. चैप्टर से ज्यादा कोई बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं आता है, सारे के सारे पीछे से ही क्वेश्चंस आते हैं इन इकोनॉमिक्स। मोर और लेस द क्वेश्चंस आर फ्रॉम द बैक ओनली, बट जो ग्राफ्स होते हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फ्रॉम दिस चैप्टर द ग्राफ वन इसमें से आता है, एक आपका मनी एंड क्रेडिट से आता है। these two chapters have the graphical questions in the books. The question can be in the 4 marker or it can be in a simple 1 marker, कि आइडेंटिफाई करो कौन सा सेक्टर किसको ज्यादा एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। So don't miss out, and also see that your book is of the new session, like it is written 2025-26, because ये जो ग्राफिकल है, पहले हमारा जीबीए वैल्यू नहीं था, पिछले साल तक जीडीपी ही हम पढ़ाते थे बच्चों को। This year we have added this word GVA. So these terms should be there in your books. If it is not there, आप उसको फोटो सेट करके अपने साथ रख सकते हैं, right? So this is the very first part of the chapter, sectors of Indian economy.